नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022-23 के लिए प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जो प्रश्न पत्र को हल कराया जा रहा है, यह प्रश्न पत्र 11 जनवरी 2022 के दिन पूछा गया था। और अगर आपको हमारे सभी क्लास के PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, कथन है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चे के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। अब क्या कथन ए और तर्ककार सही है, इसको देखते हैं। पहले जो ये कथन ए दिया है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना सटीकता से मापा जाता है, ये गलत है। सटीकता से नहीं मापा जाता है। और जो तर्क आर है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, ये एक समान नहीं होता है। इसका मतलब हुआ ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत पर प्रदर्शित करता है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए शीर्षगामी, ऑप्शन बी है समीप दूराभिमुखी, ऑप्शन सी है परिवर्तनीयता, ऑप्शन डी है साम्य धारणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ऑप्शन बी है विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये गलत है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक नहीं होता है। और ऑप्शन डी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कथन है ए, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार के उपयुक्त तरीके अपनी दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, ये सही है। तर्क आर है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। अब इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन भी है इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, इसके विकल्प हैं। ए है ऑप्शन अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, ऑप्शन बी है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, ऑप्शन सी है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ऑप्शन डी है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसके विकल्प देखते हैं क्या है। ऑप्शन है मूर्त परंपरागत अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आनव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेविन्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी है पुनर्बलन, ऑप्शन सी है परिपक्वता, ऑप्शन डी है प्रतीकवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लेविन्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, ऑप्शन डी उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध की प्रक्रिया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं लेविन्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो लेविन्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है वो ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा दिखना चाहती है। यह लॉरेंस कोहरबर के नैतिक विकास के किस चरण में है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी है पारंपरिक, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा में। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है एक सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है, ऑप्शन सी बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, ऑप्शन डी है पाठ्यचर्चा मानकीकृत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है लचीला बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम, ऑप्शन बी है बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के मानकीकरण पर बल, ऑप्शन डी है बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, बी है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, सी है दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, डी है खुद को समझने की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। लेव व्यागोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? इसके विकल्प हैं। ए है ऑप्शन भाषा, बी है परिकल्पना, सी है स्कीमा का विकास, डी है इनाम व सजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसके ऑप्शन है। पहला है कक्षा में की गई अंतःक्रिया, ये सही है। दूसरा है परियोजना, ये भी सही है। तीसरा है पोर्टफोलियो, ये भी सही है। चौथा है आत्म आकलन, ये भी सही है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। अब इसके विकल्प देख लेते हैं। इसमें देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ऑप्शन बी है विद्यार्थी को उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, ऑप्शन सी है विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता का पृष्ठ पहचानी जा सके, ऑप्शन डी है विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी को
कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है। इसके विकल्प हैं। ए है, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। ऑप्शन बी है, सामग्री को के कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन सी है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो समावेशन में बाधक है, प्रथम में सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यही हो जाएगा ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके विकल्प हैं। ए है, शैक्षिक स्थानों तक पहुँच। बी है, अधिकारों में समता। सी है, भाग लेने का अवसर। डी है, सामाजिक वर्तिकाग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है, डिस्कैलकुलिया। बी है, डिस्ग्राफिया। सी है, डिसलेक्सिया। डी है, डिस्प्राक्सिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों को सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। इसके विकल्प है। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। बी है, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। ऑप्शन सी है, बाद में उपयोग करने के लिए टेप व दत्तकार्यों के निर्देश रखें। ऑप्शन डी है, दत्तकार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है, धीमी समझ। ऑप्शन बी है, जिज्ञासा की कमी। ऑप्शन सी है, सोच में सटीकता की आवश्यकता। ऑप्शन डी है, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोच में सटीकता की आवश्यकता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसके विकल्प हैं। ए है, संकल्पना मानचित्रण। ऑप्शन बी है, संदर्भहीनता। ऑप्शन सी है, रूपरेखीकरण। ऑप्शन डी है, सारांशीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भहीनता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय की अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। इसके विकल्प हैं। ए है, नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें। बी है, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। सी है, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों का मिश्रण कर दें। और ऑप्शन डी है, इसमें डी है, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमों को समझने और अवधारणा को विशेषता को परिभाषित करने पर ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके विकल्प हैं। ए है, बोरियत। बी है, तनाव। सी है, जिज्ञासा। डी है, भय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है
जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरणों को कहा जाता है। इसके विकल्प हैं एक भ्रांति, एक और उदाहरण, एक आद्य रूप, ऑप्शन डी है एक अपवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आद्य रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक भावनाओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहे हैं। इसके विकल्प हैं ए है घोषणात्मक ज्ञान, बी है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, सी है अभिसंज्ञान, डी है रटकर याद रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिसंज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। इसके विकल्प हैं, ए है ऑप्शन सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, बी है भेदन और बार बार अभ्यास, सी है सामग्री को रटकर याद करना, डी है उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करें, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, ऑप्शन सी है ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करें, ऑप्शन डी है जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने के अवसर देना चाहिए। ये तो सही है। अब इसके जो तर्क आर है, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें देखते हैं भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती हैं, आधारहीन नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। अब इसमें देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि इसके विकल्प हैं, ए है क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, बी है प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, और सी है शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रित होते हैं, ऑप्शन डी है शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। इसके विकल्प हैं, ए है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, बी है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, सी है शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, डी है प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। इस प्रकार से आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।